नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मंत्रिमंडल विस्तार और शपथ लेने का सपना संजोए कुछ दावेदारों के सपने टूट भी सकते हैं। भाजपा नेतृत्व कुछ पूर्व मंत्री और कांग्रेस से आकर चुनाव जीतने वाले विधायकों को निगम मंडल में भी तैनात कर सकता है। दरअसल कई वरिष्ठ नेताओं को वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद कैबिनेट में नहीं लिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी की लाडली बेटियों के लिए शुरू की थी योजना। अब संवर रहा बेटियों का जीवन, परिवार मना रहे खुशियां। अब सामने आया सवाल, क्या 3 बेटियां हो तो उन्हें मिलेगा योजना का लाभ? तो यहां जाने वो सब कुछ जो आप मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में जानना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें जून 2026 में रिक्त होने जा रही हैं, जिसके लिए अप्रैल मई में चुनाव कराए जाने की संभावना है। 230 सदस्यीय विधानसभा में मौजूदा दलीय स्थिति को देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 164 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 65 सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ के सक्रिय होने से प्रदेश में पिछले 2 दिनों से ओले, बारिश और तेज आंधी का दौर जारी है। गुरुवार को 15 से अधिक जिलों में मौसम बदला रहा, जहां कहीं ओले गिरे तो कहीं तेज बारिश दर्ज की गई। राजधानी भोपाल में देर रात और शुक्रवार सुबह तेज बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 13 से 19 अप्रैल तक भाजपा द्वारा दीप प्रज्वलन, संगोष्ठी, स्वच्छता अभियान सहित विभिन्न कार्यक्रमों का प्रदेश भर में आयोजन किया जाएगा। इंदौर में सदर बाजार में ईद की नमाज के दौरान शहर काजी डॉक्टर सैयद इशरत अली ने बड़ा बयान दिया। समाजजनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहूदी और विदेशी सामान का बॉयकॉट कर स्वदेशी सामान अपनाएं। ईद की मुख्य नमाज सदर बाजार ईदगाह पर सुबह 9:45 पर हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्थान वासियों को गणगौर पूजन की मंगल कामनाएं देते हुए कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच रोटी बाटी और अब पानी का भी संबंध बन गया है। दोनों राज्य परिवार और जुड़वा भाइयों की तरह हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है और राज्यों के बीच प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा मधुरता से पूर्ण हो रहे हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन SRLM में वर्ष 2018 से 2021 के बीच पोषण आहार और टेक होम राशन THR वितरण में कथित अनियमितताओं की जांच अब दस्तावेजों के अभाव में अटक गई है। लोकायुक्त संगठन को संबंधित विभागों से जरूरी जानकारी नहीं मिल पाने के कारण जांच शुरू ही नहीं हो पा रही है। पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी ललित मोहन बेलवाल के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों के बावजूद विभागों की टालमटोली से मामला लंबित है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर अहम हलचल तेज हो गई है। लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को लेकर हाई कोर्ट जबलपुर में सुनवाई पूरी हो चुकी है और निर्णय सुरक्षित रख लिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल में इस पर फैसला आ सकता है। विशेष सशस्त्र बल की 6वीं बटालियन में 3.5 करोड़ के यात्रा भत्ता TA घोटाले की सुस्त पुलिस जांच के बाद गंभीर सवाल उठे हैं। SF के मृत आरक्षक पर गड़बड़ी का ठीकरा फोड़कर बाकी को बचाने की आशंका जताई गई है। इस संबंध में मृत आरक्षक अभिषेक झारिया के स्वजन की ओर से आरोप लगाए गए हैं। कर चोरी पर नोटिस भेजने वाला GST विभाग अब व्यापार मंदा होने पर भी कारोबारी से जवाब मांग रहा है। तमाम बड़े व्यापारियों को केंद्रीय GST CGST विभाग की ओर से नोटिस पहुंच रहे हैं। व्यापारी की किसी अनियमितता और टैक्स चोरी पर नहीं, बल्कि उसका धंधा क्यों मंदा है, अधिकारी इस पर सवाल जवाब कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस बार ईद से पहले एक मुस्लिम संगठन से जुड़े नेता ने सभी मुसलमानों से ईद के सामान की खरीदारी मुस्लिम दुकानदारों और विक्रेताओं से ही करने की अपील की है। इस अपील के बाद प्रदेश में एक नया विवाद छिड़ गया है।
हिंदू संगठन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे मुस्लिम समाज की नीयत सामने आई गई है। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर 24 मार्च को नवीनीकृत पुराने टर्मिनल भवन T1 का लोकार्पण किया जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इस नए टर्मिनल के शुरू होने से एयरपोर्ट की कुल यात्री क्षमता बढ़कर सालाना लगभग 50 लाख तक पहुंच जाएगी, जिससे बढ़ता यात्री दबाव कम होगा। हालांकि उड़ानों का संचालन अभी नहीं होगा। सुरक्षा मापदंडों की जांच के बाद अनुमति मिलने तक इंतजार करना होगा। इंदौर से धार तक ट्रेन चलने का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से निर्माणाधीन इस परियोजना का काम अंतिम दौर की तरफ बढ़ गया है। रेलवे द्वारा पीथमपुर से धार स्टेशन के बीच नई रेल लाइन का निरीक्षण और स्पीड ट्रायल रन किया जाएगा। 4 दिन चलने वाली इस प्रक्रिया में टावर वैगन के जरिए महत्वपूर्ण निरीक्षण होगा। शहर की ऐतिहासिक और भव्य रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर इस वर्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णय लिया गया है। पुलिस लाइन रोड स्थित लड्डू गोपाल मंदिर में आयोजित श्री राम सेवा समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि इस बार शोभा यात्रा में डीजे का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आधुनिक शोर शराबे की जगह अब यह यात्रा बुंदेलखंड की माटी की खुशबू, पारंपरिक लोक वाद्यों और भक्तिमय जयकारों के साथ निकाली जाएगी। समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश जी का आज 20 मार्च को जन्मशती दिवस है। उन्होंने 7 मार्च 1956 को जयपुर से राजस्थान पत्रिका का प्रकाशन एक पन्ने के सांध्यकालीन दैनिक के रूप में शुरू किया था। कुलिश जी ने पत्रिका को जन सरोकार आधारित पत्रकारिता का मंच बनाया। राजस्थान के बाद समूह ने अन्य राज्यों में भी विस्तार किया। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन जैसे शहरों से संस्करण शुरू हुए। राजधानी भोपाल में शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक प्रसिद्ध कथावाचक ने कांग्रेस का हाथ थामा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कथावाचक को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान जीतू पटवारी और कथावाचक दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली गुल होने के कारण जीतू पटवारी ने बिजली कटौती सहित तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा, तो वहीं कथावाचक ने आदिवासियों को लेकर बड़ा बयान दिया। साथ ही कथावाचक ने यह भी कहा कि मां शबरी को भी भगवान राम का इंतजार करना पड़ा था। जबलपुर शहर में नर्मदा रोड स्थित तिलहरी क्षेत्र में शहर की पहली सैटेलाइट सिटी विकसित की जाएगी। 30 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट को राजस्व विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। निर्माण एजेंसी हाउसिंग बोर्ड की ओर से जमीन के एवज में 11 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जमा कराई जा चुकी है। सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के बदले मिलने वाली मुआवजा राशि अब नए वित्त वर्ष से कर मुक्त टैक्स फ्री होगी। केंद्र सरकार के इस नए प्रावधान से उन लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है जिनकी जमीन विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जा रही है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्षमता को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मजबूती से स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को जयपुर के ITC राजपूताना में इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश में उद्योग जगत के शीर्ष प्रतिनिधियों के साथ निवेश पर विस्तृत चर्चा करेंगे। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के दौरान कथित गड़बड़ियों ने नया मोड़ ले लिया है। ESB के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल ने कुछ अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में ऐसे पैटर्न पकड़े जो सामान्य मानकों से मेल नहीं खा रहे थे। शुरुआती जांच में एक ही परीक्षा केंद्र से जुड़े 14 उम्मीदवारों ने गणित और रीजनिंग के जटिल सवाल चंद सेकंड में कर ली। इसके बाद की जांच में नकल का ये खेल सामने आया है। मंडल ने सभी 14 कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट से पहले ही निकाल बाहर किया है। अब सभी पर FIR की तैयारी की जा रही है। गन कैरेज फैक्ट्री GCF जबलपुर नए वित्त वर्ष 2026 से 27 के पहले 8 माह में सेना के लिए 300 धनुष तोप का रक्षा उत्पादन लक्ष्य लेकर इस बार कार्य की शुरुआत करने जा रही है। महत्वपूर्ण है कि 1 दशक से अधिक समय से धनुष पर कार्य कर रही निर्माणी की बनी तोप ने ऑपरेशन सिंदूर में एकदम सटीक प्रदर्शन किया था, जिसके बाद रक्षा उत्पादन लक्ष्य दोगुना हो गया है। मध्य प्रदेश में लंबित विभागीय जांचों को तेजी से निपटाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। सिविल सेवा, वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील,
नियम 1966 में संशोधन कर जांच प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बनाया गया है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर कर्मचारी चयन मंडल ESB किया गया, लेकिन परीक्षाओं में गड़बड़ी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ESB ने अब ऑनलाइन परीक्षाओं में 3 एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है। AI के माध्यम से हाईटेक ऑनलाइन परीक्षा व्यवस्था लागू की गई, लेकिन इसमें भी सेंधमारी हो गई। आबकारी के बाद पुलिस आरक्षक भर्ती में भी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। मेडिकल फील्ड में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है। संघ लोक सेवा आयोग की संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वे यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाकर 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा पहली बार युवा विधायकों का सम्मेलन करेगी। इसमें मध्य प्रदेश सहित राजस्थान और छत्तीसगढ़ के करीब 70 विधायक भाग लेंगे। लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी मजबूत करने में विधायकों की भूमिका और 2047 तक समृद्ध राष्ट्र बनने के दौरान आने वाली चुनौतियों पर मंथन होगा। प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायकों को पंचायत सचिव बनने के लिए भर्ती में प्रत्येक आरक्षित श्रेणी में 50% कोटा मिलेगा। रिक्त पदों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। पंचायत सचिव का जिला संवर्ग रहेगा। इन्हें 3 स्तरीय वेतनमान मिलेगा। परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष की रहेगी। सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत सेवा, ग्राम पंचायत सचिव भर्ती, अनुशासन और सेवा की शर्तें नियम 2026 लागू कर दिए हैं। प्रदेश में पंचायत सचिव की संख्या ग्राम पंचायत के बराबर होगी, जो वर्तमान में 23,011 हैं। इंदौर में पंजाबी सिंगर करण औजला के शो से पहले नगर निगम की टीम ने कार्यक्रम की जगह पर पहुंचकर सामान जब्त कर लिया। जानकारी के मुताबिक शो से पहले निगम को मनोरंजन कर जमा नहीं करवाया गया है। इस पर यह कार्रवाई की गई। पंजाबी सिंगर का आज शाम ही शो होना है। शो के लिए 3,000 से 6 लाख रुपए तक के टिकट की बेचे जाने की बात सामने आ रही है। लवकुश चौराहा पर बनाए जा रहे डबल डेकर फ्लाईओवर को पूरा करने के लिए मुख्य चौराहा पर स्टील गर्डर रखी जाना है। शुक्रवार रात्रि में पहली स्टील गर्डर रखी जाएगी। 400 टन वजनी और 65 मीटर लंबी गर्डर को धकेलकर मुख्य चौराहा के स्पान पर रखा जाएगा। गर्डर रखने के दौरान नीचे से यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। गर्डर रखने के बाद लेवलिंग और अन्य कार्य होंगे। लवकुश चौराहा पर बनाए जा रहे डबल डेकर फ्लाईओवर को जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिले सहित पूरे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति एक विरोधाभास पैदा कर रही है। एक ओर जहां प्रदेश की कुल बेरोजगारी दर 3.7% है, जो राष्ट्रीय औसत 5.2% से बेहतर नजर आती है, वहीं जिला मुख्यालय और नगरीय क्षेत्रों के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। छतरपुर जैसे तेजी से विकसित होते शहर में भी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी बेरोजगारी का ग्राफ ऊंचा है। विशेषकर उन महिलाओं के लिए स्थिति अधिक कठिन है जो शिक्षित होने के बावजूद घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर स्थायी रोजगार की तलाश में है। स्वतंत्रता सेनानी रानी अवंतीबाई लोधी के 168वें बलिदान दिवस पर आयोजित कांग्रेस की श्रद्धांजलि सभा अचानक सियासी अखाड़े में बदल गई। कांग्रेस के पूर्व सांसद व मुख्य अतिथि नकुल नाथ के मंच से उतरते ही कार्यकर्ताओं के 2 गुट आमने सामने आ गए और जमकर हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रानी अवंतीबाई का मातृभूमि की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान सदियों तक याद रहेगा। उन्होंने शुक्रवार को डिंडोरी जिले में रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश वीरांगनाओं की भूमि है। रानी दुर्गावती, रानी कमलापति और रानी अवंतीबाई जैसी बहादुर महिलाओं ने विदेशी आक्रांताओं को कड़ी टक्कर दी। रानी अवंतीबाई ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ डटकर लड़ाई लड़ी। उनका साहस और त्याग कभी नहीं भुलाया जा सकता। वक्त का पहिया घूमा तो कमाई के समीकरण भी बदल गए। अब मोटी कमाई के लिए बड़े शहरों की भीड़भाड़ और कंक्रीट के जंगलों की ओर भागना मजबूरी नहीं रह गया है। आज तकनीक और सही जानकारी के दम पर ग्रामीण युवा अपने घर की चौखट पर ही स्टार्टअप खड़ा कर रहे हैं।
बदलती जीवन शैली और शुद्ध खान पान की बढ़ती मांग ने गांवों के लिए समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। अगर आप भी अपनी जड़ों से जुड़े रहकर स्वावलंबी बनना चाहते हैं तो ये 3 बिजनेस आइडिया आपकी तकदीर बदल सकते हैं। ब्लॉक में पीएचई विभाग का कार्यालय है और जल संकट गहराने पर लोग अपनी शिकायत किससे और कहां करें इसकी कोई जानकारी नहीं रहती है। यदि कहीं से मोबाइल नंबर मिलता है तो अधिकारी कर्मचारी फोन नहीं उठाते हैं। हैंडपंप सुधरवाने में भी कई दिन लग जाते हैं। हैंडपंप खराब होने, नल जल योजना में परेशानी होने पर यदि किसी व्यक्ति को पीएचई विभाग में शिकायत करना है, मध्य प्रदेश सरकार को जल्द ही किराए के विमान से मुक्ति मिल जाएगी। राज्य सरकार ने 250 करोड़ का जेट विमान खरीदा है जिसकी जल्द डिलीवरी होगी। कनाडा में सरकार का नया विमान लगभग तैयार हो चुका है। भोपाल लाने के पहले इसका परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए पायलट और 2 इंजीनियर जून में कनाडा जाएंगे। विमान की जांच के ही इस काम में 50 लाख रुपए लगेंगे। अभी सरकार के पास खुद का विमान नहीं है। जरूरत के वक्त राज्य सरकार द्वारा किराए से विमान लिए जा रहे हैं। शहर में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में बड़ी तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार की पीएमई बस सेवा के तहत ग्वालियर को मिलने वाली 100 इलेक्ट्रिक बसें डिपो का काम पूरा होते ही सड़कों पर दौड़ेंगी। इन बसों को इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम आईटीएमएस और पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम पीआईएस से लैस किया जाएगा, जिससे उनकी हर गतिविधि स्मार्ट सिटी के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से लाइव मॉनिटर की जा सकेगी। जिलों में आम लोगों और कार्यकर्ताओं के लिए मंत्रियों की उपलब्धता सहज रहे और प्रशासनिक कार्य भी ठीक से संचालित हो, इसके लिए सरकार द्वारा बनाई प्रभारी मंत्रियों की व्यवस्था पर मंत्री ही पानी फेर रहे हैं। प्रभारी मंत्रियों ने अपने जिलों से दूरी बना रखी है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को इस साल मई माह में मिलने वाला ग्रीष्मावकाश नहीं मिल पाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिमम भोपाल ने इस दौरान 10वीं व 12वीं की द्वितीय बोर्ड परीक्षा प्रस्तावित की है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इसी दौरान निर्धारित किए हैं। ऐसे में शिक्षक इस बार मई जून में पूरी तरह से व्यस्त रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 5 साल के लिए लागू की गई इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति 2025 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन में कमर्शियल ईवी को टैक्स में वर्ष 2027 तक छूट रहेगी, लेकिन ई बाइक और ई कारों पर मिलने वाली छूट 27 मार्च को खत्म हो जाएगी। 27 मार्च 2025 को लागू ईवी पॉलिसी में इलेक्ट्रिक 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर वाहन कर व पंजीयन शुल्क में 1 वर्ष के लिए 100% छूट दी गई थी। लागत बढ़ने से लोग पेट्रोल डीजल वाहनों की ओर लौट सकते हैं। वृद्धा पेंशन एक सरकारी योजना है जो वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो काम करने के योग्य नहीं होते और जिनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होता। पेंशन की राशि आयु, स्थान और सामाजिक स्थिति के आधार पर तय की जाती है। इसका उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना है ताकि वे अपनी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी कर सकें और समाज में आत्मसम्मान बनाए रख सकें। पेट्रोल और डीजल प्रमुख ईंधन हैं जिनका उपयोग वाहन चलाने और मशीनों में किया जाता है। पेट्रोल हल्के वाहनों के लिए उपयुक्त होता है, जबकि डीजल भारी वाहनों में अधिक उपयोगी है। इनकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार और सरकारी नीतियों पर निर्भर करती हैं, जो आम जनता के खर्च को प्रभावित करती हैं।